हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा है और एक आपकी व्यवस्था जो है वो बचा हुआ है, वो है वर्ण व्यवस्था। तो आज के लेक्चर में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम आंसर फ्रेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ण व्यवस्था। फ्रेंड्स, हम वर्ण व्यवस्था के संबंध में देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से आशय है ना, आशय या अर्थ कहें या परिभाषा कहें, ये आपका 30 वर्ड में आपका पूछ सकता है। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का जो प्रकार है, विभाजन जो किए हैं, उस चीज़ को देखना है। और तीसरा आपको देखना है कि वर्ण व्यवस्था का महत्व या आपका उसमें विशेषता भी कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट को देखना है। इतने में आपका वर्ण व्यवस्था से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इतने में आपका 125 प्लस शब्द चला जाएगा। तो हमको इतने को ही तैयारी करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। चलिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू समाज में समाज विभाजन का आधार है। हिंदू समाज में समाज विभाजन का जी हाँ दोस्तों, हिंदू समाज में समाज विभाजन का आधार किसे माना गया? तो वर्ण व्यवस्था को माना गया। समाज को योग्यता और कर्म के आधार पर, ये दो शब्द है आपका, योग्यता और कर्म। योग्यता और कर्म के आधार पर समाज को विभाजन किया गया। योग्यता और कर्म के आधार के, मान लो अगर कोई एक परिवार है, कोई एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें कुछ लोग पढ़ाने का काम करते हैं तो उनको ए कैटेगरी में रखा गया। कुछ लोग पढ़ने का काम करते हैं, उनको बी कैटेगरी में रखा गया। कुछ लोग कुछ और अन्य काम करते हैं तो उनको सी कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरीके से जो विभाजन किया गया था वर्ण व्यवस्था में, तो इस प्रकार से योग्यता और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया था वर्ण व्यवस्था में। क्लियर दोस्तों? और वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया था। 4 भागों में विभाजित किया गया था। जो इसमें हम आपको मैं यूँ ही बता दूं कि जो लोग दूसरों को शिक्षा देते थे अर्थात विद्वान थे, उनको ब्राह्मण वर्ण में रखा गया था। जो लोग दूसरों को शिक्षा देते थे अर्थात विद्वान थे, उन्हें ब्राह्मण वर्ण में रखा गया। और जो गांव या क्षेत्र की रक्षा करते थे या फिर कुछ आपका युद्ध में भाग लेते थे, वो लोग क्षत्रिय कहलाए, है ना। और जो व्यापार करते थे, व्यवसायी या वैश्य कहलाए हुए। और जो लोगों को सेवाएं प्रदान करते थे, उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो इस तरीके से आपका जो वर्ण व्यवस्था में वर्ण विभाजन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम आगे देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। आपको उसी के हिसाब से की पॉइंट निकालना है, क्योंकि इस किताब में आपका पूरा इस किताब में आपका पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है। आपको वहीं से की पॉइंट उठाना है। देखिए, इसमें प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक स्तरीकरण की एक सुनियोजित नीति को अपनाया तथा कार्यात्मक दृष्टि से समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। इसमें कार्यात्मक दृष्टि से समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। इसमें आप 30 वर्ड में लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को मत उठाइएगा। यहाँ से आप देखिएगा, ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ये चारों को तो लिखना ही पड़ेगा। 30 वर्ड में लिखोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में पाई जाती है। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है 60 वर्ड में, तो आपको पेज भरने के लिए इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका जो लिखने का है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति व्रीहि धातु से हुई है। व्रीहि धातु से हुई है वर्ण शब्द की उत्पत्ति, याद रखिएगा। जिसका अर्थ है वर्ण अथवा चुनाव करना। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग अर्थात काले और गोरे रंग के लिए किया गया था। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग अर्थात काले और गोरे के लिए रंग के लिए किया गया था। प्रारंभ में आर्य तथा दास, इन 2 वर्णों का उल्लेख मिलता है और आर्यों को जो इसमें गोरे रंग की श्रेणी में रखा गया था और दास जो हैं इनको काले रंग की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन आपको इसको ये सब नहीं लिखना है, यहाँ पे जितना दिया है उतना ही लिखना है। आपको यहाँ से जो की पॉइंट उठाना है वो मैं आपको 30 वर्ड में फ्रेम करके बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण एवं कर्म से है। ये वाला की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम पुरुषार्थ में आप पढ़े हैं उसमें प्रयत्न या उद्यम से है, ठीक उसी प्रकार वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण एवं कर्म से है। व्यक्ति के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बतलाया गया है। ऋग्वेद के 10वें वर्ण के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बतलाया गया है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे जो लिखा गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। यहाँ ये लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रिय की और उदर या पेट से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ओके,
आपको आंसर राइटिंग में इसको भी लिखना है और स्पेशल आपको ये लिखना है कि ऋग्वेद के 10वें वर्ण में ऐसा उल्लेखित है। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे तो आपका जो वर्ण की अवधारणा है वो क्लियर नहीं होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ण के प्रकार, है ना। आपका कौन कौन से वर्ण थे, विभिन्न वर्णों के धर्म, ऐसा लिखा गया है इसमें कि कौन से वर्ण का क्या क्या धर्म था, क्या क्या कर्तव्य था, उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म के बारे में देखते हैं। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, इन सभी कर्मों को सात्विक गुणों से संबंध बताया गया है। इन सभी कर्मों का संबंध सात्विक गुणों के साथ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सात्विक गुण। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण मिलते हैं, एक सात्विक गुण है और एक तामसिक गुण है और एक रजोगुण है। तो इसी के आधार पे उनका जो विशेषता है वो निर्धारित होता है। जैसे जो सात्विक गुण जिनमें प्रधानता होती है, सात्विक गुण की प्रधानता जिनमें होती है उनमें धार्मिक प्रवृत्ति, वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सज्जन होते हैं, दयालु होते हैं। तो इस प्रकार से रखा गया है इसमें प्रकृति में गुणों के आधार पे, है ना। फिर आपका नेक्स्ट धर्म है क्षत्रिय का धर्म। प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति ना रखना। विषयों में आसक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ से लगाव ना रखना, या विषयों से आसक्ति ना रखना। तीसरा आपका दिया है वैश्यों का धर्म। वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन, कृषि कार्य आदि में संलिप्त रहते थे लोग, है ना। फिर हम देखेंगे आपका शूद्र का धर्म, अन्य वर्णों की सेवा करना। शूद्र के लिए अध्ययन करना, व्यवसाय करना, धन संग्रह वर्जित था वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने वर्ण एवं वर्ण के प्रकार देखे हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है उस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 30 वर्ड में आप कैसे आंसर फ्रेम करेंगे। आपका 30 वर्ड में, जैसा कि हम जानते हैं 30 वर्ड में लगभग 4 लाइन रहते हैं। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति व्रीहि धातु से हुई है। सबसे पहला लाइन आपका ये आना चाहिए, वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्रीहि धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण अथवा चुनाव करना। पहला आपका ये वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्रीहि धातु से, पहला लाइन। दूसरा लाइन आपको ये ध्यान देना है कि सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के रंग अर्थात काले और गोरे रंग के लिए किया गया। प्रारंभ में आर्य, इस लाइन को लिख सकते हैं आप यहाँ से। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग अर्थात काले रंग और गोरे रंग के लिए किया गया, है ना। एक सेकंड, आप इस लाइन को इसमें मत लिखिएगा, पहले आप इस लाइन को लिखिएगा। सेकंड लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो वर्ण की परिभाषा में होना ही चाहिए। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण और कर्म से है। ये गुण और कर्म, ये वाला शब्द आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये लिखना चाहिए, ये जो नीचे दिया हुआ है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्तों में वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है, इसको लिखना चाहिए। उसके बाद थर्ड में, और जब आप थर्ड में इसको लिखेंगे तो आप यहाँ से आप ऊपर से भी कुछ उठा सकते हैं, लेकिन ऊपर से मत उठाइएगा। ऊपर से आपका जब 60 वर्ड में लिखना रहेगा तो ऊपर से उठा सकते हैं। आप चारों वर्णों को इसमें लिख देंगे तो आपका 30 वर्ड में आ जाएगा। सबसे पहला आपका वर्ण व्रीहि धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है वर्ण अथवा चुनाव करना। उसके बाद संबंध बता देंगे, संबंध में आपका व्यक्ति के गुण एवं कर्म से लिख देंगे। आपका 2 लाइन कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा में इस व्यवस्था की जो उत्पत्ति है, इस व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो आपके इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से, यहाँ पे जो उद्भव के बारे में बताया है, मुख से, पेट से, है ना, पैरों से, ये इन तमाम चीज़ों को भी इसमें उल्लेखित कर देंगे तो आपका 30 वर्ड में आ जाएगा इसमें। फिर लास्ट में आपको, आप देखिए इसमें जो लिख रहे हैं कि अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति, है ना, और पेट से जो है आपका वैश्य की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति। तो ये इसी में आ जा रहा है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि नीचे हम ये लिखना है कि नहीं लिखना है कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा नहीं करना है। हमें इसी में क्लियर हो जाता है कि थर्ड पॉइंट में इसी को भर देना है। क्लियर। आपका 30 वर्ड में इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको 60 वर्ड में ले जाएंगे तो आपका जो इसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कार्यों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका इधर का जो 30 वर्ड और इधर का 30 वर्ड है, इसी तरीके से आपका 60 वर्ड जाएगा। हालांकि अर्थ और इसमें जो प्रकार है इसी में देखेंगे तो 60 प्लस बन रहा है आपका, लगभग 80 to 90 वर्ड्स बनेंगे आपका इतने में। लेकिन हमको इसमें क्वालिटी बेस स्टडी करना है, ज़्यादा चीज़ों को इसमें नहीं लिखना है। जो काम का है, जो पूछा गया है, उसी के आधार पे हमें सिलेक्टिव लिखना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ण का महत्व या विशेषता। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है वर्ण व्यवस्था के प्रकार,
प्रकार्य को ही हम महत्व, गुण या विशेषता के तौर पर देख सकते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था भारत में सामाजिक स्तरीकरण व संगठन तथा श्रम विभाजन की एक परंपरागत पद्धति रही है। इसके सामाजिक प्रकारों को निम्नतः स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर महत्व पूछा तो आपसे 30 वर्ड और 60 वर्ड में ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आपको कम से कम 5 लाइन आपको तैयार रखना है। तो इन्हीं में से आप 5 लाइन तैयार रख सकते हैं, 4 लाइन या 5 लाइन। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था ने समाज में श्रम विभाजन करके व्यक्ति के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाया। इसमें बोला है कि श्रम विभाजन मतलब इसमें सभी व्यक्ति का कार्य जो है अलग अलग है ना। तो उसमें कार्य निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाया ताकि संपूर्ण समाज की कुशलता बनी रहे। क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट है, इस व्यवस्था से कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करने में सहायता मिलती है और अनावश्यक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाता है। जब कार्यों का विभाजन हो जाता है तो कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करने में सहायता मिलती है। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है, इसने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत बनाया। पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत बनाया, ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है। फिर चौथा पॉइंट है, इसने व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण करके व्यक्ति को मानसिक द्वंद्व से मुक्त किया है। इसने व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण करके व्यक्ति को मानसिक द्वंद्व से मुक्त किया, ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है। फिर हम देखते हैं आगे, इसमें नीचे दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था के दुष्प्रकार्य, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट, उसका जो उसका क्वालिटी, उसका गुण हमने देखा अभी महत्व के रूप में, इंपॉर्टेंस के रूप में। यहाँ पे उसके विपरीत यानी कि वर्ण व्यवस्था के दोष भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने वर्ण के प्रकार्य या महत्व या गुण या विशेषता देखा। तो उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था के दुष्प्रकार्य, यानी कि दुष्प्रकार्य से आशा है कि वर्ण व्यवस्था के दोष। इसमें पॉइंट क्या कहता है ये ज़रा देखते हैं। यह जन्म पर आधारित व्यवस्था के रूप में विकसित होकर अनेक रूढ़ियों और सामाजिक शोषण को वैधता प्रदान करता है। मैंने बताया आपको कि वर्ण व्यवस्था जो है प्रारंभ में आपका कर्म और गुण पर आधारित था, लेकिन बाद में जन्म पर आधारित व्यवस्था बन जाती है ना। यह कार्यों को वर्ण संबंधित धर्म से संबंधित करके वर्ण धर्म के रूप में व्यक्ति में नवीनता और परिवर्तन की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है इनकी परिवर्तन लाने में स्वीकार नहीं करता है, नवीनता लाने में स्वीकार नहीं करता है। हमने देखा है धर्म इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है आसानी से। फिर वर्ण व्यवस्था समकालीन संदर्भ में, ऐसा समाजशास्त्र में नहीं पूछा जाता है कि वर्तमान संदर्भ में उसकी विवेचना कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उसके बारे में कुछ ऐसा तो नहीं पूछा जाता है कि वर्तमान परिदृश्य के साथ तुलना करके, अभी तक नहीं पूछा गया है। बाकी एग्ज़ाम्स में भले पूछा जाता होगा, लेकिन CGPSC में फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। महत्व, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, इन्हीं सब चीज़ों में ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा हिंदू सामाजिक संगठन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ से वर्ण व्यवस्था से मैंने क्वेश्चन ढूंढा तो क्वेश्चन नहीं मिला, पर मुझे पुरुषार्थ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो वहाँ से पूछा गया है। आपका 4 नंबर में पूछा गया है। ये देखिए, पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व पूछा है। पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व अभी हमने जो पढ़ा उसका गुण या फिर उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, उसमें इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं मॉडल उत्तर में। मानव जीवन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के समन्वय में सहायक जो मैं आपको बाद में बताया पॉइंट। मनुष्य के व्यक्तित्व को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायक। मनुष्य के कर्मों व कर्तव्यों को पूर्ण कराने में सहायक। मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में सहायक। तो इस तरीके से ये जो पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व 2019 में पूछा था, ये 2 नंबर में पूछा था, सॉरी ये 4 नंबर में पूछा है। आपका इसमें 60 शब्द में पूछा है, 4 नंबर में पूछा है। फिर हम देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है आपका नेक्स्ट पुरुषार्थ के संबंध में ही पूछा है। यहाँ पूछा है कि पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पुरुषार्थ का अर्थ है, इसमें हमने जो पढ़ा है यही सब चीज़ें हैं उसमें, जो आपका विवेकशील मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमने सॉलिड पॉइंट्स निकाले थे। ऐसा अगर 2 वर्ड में पूछेगा, 30 वर्ड में सॉलिड पॉइंट निकाले थे, उन पॉइंट्स को लिख देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा हिंदू सामाजिक संगठन ख़त्म होता है। हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत हमने पढ़ा धर्म, आश्रम, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, है ना। इतना ही है इसमें हिंदू सामाजिक संगठन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिस तरीके से समाजशास्त्र को पढ़ा जाता है। समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, ये तमाम चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।